मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 4 जून के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, बी आंसर सही है, 3 जून को। 3 जून को हर साल विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और विश्व साइकिल दिवस को पहली बार 3 जून 2018 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 3 जून 2018 को इस विश्व साइकिल दिवस को मनाया गया। ठीक है, साथ ही बता दें कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस और इसकी मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। अब इम्पोर्टेंस डे की बात हो रही है तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। साथ ही 1 जून को ही वैश्विक अभिभावक दिवस भी मनाया गया, ये याद रखिएगा। और 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाई गई। ठीक है दोस्तों, ये तो है इम्पोर्टेंस डे के बारे में। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और वैश्विक अभिभावक दिवस और 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अपनी स्वीकृति दे दी है? वह देश है भूटान। डी आंसर सही हमारा, भूटान। भूटान पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अपनी स्वीकृति दे दी है। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान देश में समझौते पर हस्ताक्षर किया। किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। किसने? भारत और भूटान के बीच। अब साथ ही बता दें कि ये जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भूटान सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग के बीच 11 मार्च 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता ज्ञापन 10 मार्च 2016 को समाप्त हो गया। इन समझौतों के देखते हुए, इन लाभों को देखते हुए दोनों पक्षों ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय को जारी रखने के लिए फिर से पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को पर ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत और भूटान के बीच यह हस्ताक्षर हुआ। ओके, चलिए साथ ही बता दें कि जो भूटान है, भूटान की राजधानी है थिम्पू और उसकी करेंसी है भूटानी नोगुल्ट्रम और इंडियन रुपीस है। ठीक है, इसकी जो करेंसी है भूटान की भूटानी नोगुल्ट्रम है और भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी गई? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोलकाता हल्दिया बंदरगाह का नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह का नाम अब क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। कहाँ का है? कोलकाता का। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका नाम चेंज कर दिया। साथ ही कोलकाता बंदरगाह पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। ये कोलकाता बंदरगाह नदी का किनारे स्थित पहला बंदरगाह है। ठीक है, और इस कोलकाता हल्दिया बंदरगाह का नाम अब क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। किसकी अध्यक्षता में रखा गया है इसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया। और साथ ही बता दें कि अब कोलकाता के बारे में बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल में हाल ही में नाबार्ड ने, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों और गरीबों लोगों के लिए पश्चिम बंगाल को चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी की। किसने? नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को। किस लिए?
ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और गरीब लोगों के लिए, ठीक है। 1050 करोड़ रुपए की ऋणों की मंजूरी दी। साथ ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 145 मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी की। किसने? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। किसे? पश्चिम बंगाल को। कितने? 145 मिलियन डॉलर देने की ऋण देने की मंजूरी दी। साथ ही बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से निपटने के लिए पीएम मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल को राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की देने की घोषणा की गई है। हाल ही में अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी नुकसान हुआ था। इस वजह से पीएम मोदी द्वारा राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी। किसे? पश्चिम बंगाल को। अब अम्फान तूफान की बात हो रही है, तो अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ चक्रवात है, जिसका नाम अम्फान का नाम थाईलैंड ने रखा था, ठीक है। और चक्रवाती तूफानों की एक लिस्ट थी, 64 लिस्ट, जिसमें अम्फान तूफान का लास्ट नाम था। और अम्फान तूफान का नाम किसने रखा था? थाईलैंड ने, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुई थी। और साथ ही बता दें कि हाल ही में अरब सागर से एक चक्रवात उत्पन्न हुआ था, निसर्ग। ये बांग्लादेश निसर्ग, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव में अभी काफ़ी हलचल मचा दी है इस निसर्ग तूफान ने, निसर्ग चक्रवात ने। और निसर्ग का नाम किसने रखा? बांग्लादेश ने। और निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। पहला तो अम्फान तूफान के बारे में किसने? थाईलैंड ने। और निसर्ग बांग्लादेश ने इसका नाम रखा। और पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। यह है पश्चिम बंगाल। और राजधानी है कोलकाता। अब कोलकाता के बंदरगाह का नाम क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार के द्वारा भारत में निवेश को आकर्षित करने हेतु बनाए गए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, कैबिनेट सचिव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। कैबिनेट सचिव के द्वारा भारत सरकार में निवेश को आकर्षित करने हेतु बनाए गए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाएगी। ये है हमारे कैबिनेट सचिव। राजीव गौबा झारखंड कैडर से 1982 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। कौन है? राजीव गौबा जी है कैबिनेट सचिव। इनकी अध्यक्षता में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है, कैबिनेट सचिव के द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा G7 का विस्तार कर और देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। वे देश हैं भारत और रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। G7 में 7 देश शामिल हैं, जिनमें से अब अमेरिका ने इन 4 देशों को और शामिल करने का प्रस्ताव रखा है ना, भारत और रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। साथ ही बता दें कि G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। कौन? G7 एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसे इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में इसे गठित किया गया था। किसे? G7 में। और इसमें 7 देश शामिल हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में इसमें और देशों को शामिल करने की आमंत्रित किया है। कौन सा देश है? भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। ओके, साथ ही बता दें कि अमेरिका के बारे में हम जान लेते हैं। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $60 लाख देगा। और साथ ही अमेरिका के सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का भी आदेश
पर हस्ताक्षर किया है अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका ने WHO से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंध विच्छेद करने की भी घोषणा की। ये तो था अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये याद रखिएगा, ठीक है। और हम हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में इन भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय परिवारों द्वारा बच्चों को अनुशासन सीखने से संबंधित पेरेंटिंग मैटर्स एग्जामिनिंग पेरेंटिंग अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस अध्ययन किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? इसे तैयार किया गया है, बी आंसर सही है, यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा भारतीय परिवारों द्वारा बच्चों को अनुशासन सीखने से संबंधित पेरेंटिंग मैटर्स एग्जामिनिंग पेरेंटिंग अप्रोच एंड प्रैक्टिसेस अध्ययन यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया। और साथ ही बता दें कि यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में और इसके प्रमुख हैं हेनरिटा H. फोर। और इसकी यूनिसेफ की मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 उपरांत भारत लौटे भारतीय नागरिकों के स्किल मैपिंग हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? वह योजना है, बी आंसर सही है, स्वदेश योजना की शुरुआत की गई है। जितने भी भारतीय जो भारत लौटे हैं कोविड-19 उपरांत भारत लौटे भारतीय नागरिकों को स्किल मैपिंग हेतु इस स्वदेश योजना की शुरुआत की गई है। अब इस स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड, स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। क्या है? स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसका फुल फॉर्म है देश में फैली महामारी के कारण देश वापस लौटने वाले हमारे कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश योजना की शुरुआत की। और यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ये जो स्वदेश योजना है किसकी पहल है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा यह एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। इस स्वदेश योजना के तहत एक योग्य कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका आंसर है बी, सी आंसर सही है, ए और बी दोनों है। इसमें है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश को मंजूरी दी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही बता दें कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने हेतु किस अधिनियम में संशोधन की घोषणा की है? वह अधिनियम है, ए आंसर सही है हमारा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में अधिनियम में संशोधन की घोषणा की सरकार ने अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज, आलू के आवश्यक वस्तुओं की सूची हटाने के लिए। ठीक है, आवश्यक अधिनियम वस्तु अधिनियम 1955 में इस अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे नामित किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती संघ ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। किसे? विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती संघ ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया। साथ ही ये तो भारतीय कुश्ती संघ ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए विनेश फोगाट इनका नाम दिया है। और साथ ही बता दें कि विनेश जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली इकलौती भारतीय महिला पहलवान है। और जबकि विश्व चैंपियनशिप के पदक
खिलाड़ी राहुल अवारे, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी दीपक पुनिया और साक्षी मलिक के अलावा 2 अन्य पहलवानों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, दीपक पुनिया, राहुल अवारे, साक्षी मलिक को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। साक्षी को पहले ही खेल रत्न से 2016 में पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और विनस फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। उसके साथ ही बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया और अर्जुन अवार्ड के लिए दीप्ति शर्मा, शिखर धवन और ईशांत शर्मा का नाम दिया है, बीसीसीआई द्वारा नामित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दिसंबर 1988 में और इसका मुख्यालय है मुंबई और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। साथ ही बता दीजिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वह सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, और इस भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991-92 में और पहले पुरस्कार किसे मिला था? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहला खिलाड़ी थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला। ठीक है, और साथ ही बता दें कि खेल और युवा मंत्रालय इस पुरस्कार को देता है और इस खेल और मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू जी। ठीक है, साथ ही बता दें कि इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने अर्जुन अवार्ड के लिए लवलीना बोरगोहेन, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक इन तीनों का नाम दिया है। अर्जुन अवार्ड के लिए किसने? इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक डिफॉल्टरों के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट की कार्रवाई कितने महीने के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? इसका आंसर है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक डिफॉल्टरों के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट की कार्रवाई 6 महीने के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव 25 मार्च के बाद एनपीए के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। और साथ ही बता दें कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है? इसमें संसद में आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता विधेयक 2016 में पारित किया गया था। इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी कर्ज वापस नहीं चुका पाती है तो आईबीसी के तहत कर्ज वसूलने के लिए उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए एनसीएलटी की विशेष टीम कंपनी से बात करती है और कंपनी के मैनेजमेंट के राजी होने पर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और इसके बाद उसकी पूरी संपत्ति बैंक पर कब्जा हो जाता है कर लेती है और बैंक उस संपत्ति को किसी अन्य कंपनी को बेचकर अपना कर्जा वसूल कर लेती है। और यह नियम अनसिक्योर्ड लोन के लिए लाया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किसने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है? इनका नाम है वीरेंद्रनाथ दत्त। वीरेंद्रनाथ दत्त ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। ये हैं वीरेंद्रनाथ दत्त जी। इन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। साथ ही बता दें कि श्री वीरेंद्रनाथ दत्त जी अक्टूबर 2018 में कंपनी में निदेशक के रूप में जुड़े हुए थे। इस कौन सी कंपनी? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी में 2018 में निदेशक के रूप में जुड़े। अब इन्हें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। ठीक है, साथ ही बता दें कि जो अरुण सिंघल है में है, अरुण सिंघल जी को हाल ही में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे? अरुण सिंघल जी को FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया और मार्को त्रेज्जियो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने। हाल ही में मार्को त्रेज्जियो जी न्यू डेवलपमेंट के बैंक बने और वीरेंद्रनाथ दत्त को ये न्यू फर्टिलाइजर लिमिटेड में अध्यक्ष चुना गया। साथ ही वेंकटरमणी सुमंत रमन को विमानन कंपनी इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, अरुण सिंघल, मार्को त्रेज्जियो, है ना।
और वीरेंद्र नाथ को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, साथ ही बता दें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की संस्थापक कौन है? भारत सरकार। और मुख्यालय कहाँ है? नोएडा। और सहायक कौन है? उर्वरक विदेश लिमिटेड इसकी सहायक कंपनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? इसका आंसर है उदय, बी आंसर सही है, उदय कोटक जी ने। उदय कोटक जी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ये हैं उदय कोटक जी, जो कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक जी अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और बता दें कि इससे पहले उद्योग संगठन भारतीय उद्योग संघ परिषद के अध्यक्ष रहे हैं किर्लोस्कर जी। ठीक है, जो कि इससे पहले किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटो किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। कौन? भारतीय उद्योग परिसंघ के पहले के अध्यक्ष हैं किर्लोस्कर। अब कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक जी को अब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही CII के उपाध्यक्ष के संजीव बजाज को चुना गया है। संजीव बजाज को, जो कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज को CII भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक जी को और उपाध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज को चुना गया है। किसके लिए? भारतीय उद्योग परिसंघ की। ठीक है, ओके। साथ ही बता दें भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई थी 1895 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। मुख्यालय है मुंबई और संस्थापक हैं उदय कोटक जी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि जो जानवी फूकन फिक्की के महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। हाल ही में जानवी फूकन को फिक्की के महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और दिलीप उम्मेन जी को भारतीय इम्फाल संघ की अध्यक्ष, भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष चुना गया है दिलीप उम्मेन। और अनिल किशोरा को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। किन्हें? अनिल किशोरा जी के। दोस्तों ये याद रखिएगा। और उदय कोटक जी को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कुछ नियुक्तियां हैं जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं, उनकी डिटेल्स आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किसे फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है रवीश कुमार। सी आंसर सही है, रवीश कुमार जी को फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं रवीश कुमार जी, जिन्हें वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और फिनलैंड में इन्हें भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अब फिनलैंड के बारे में जानते हैं। फिनलैंड यूरोप में एक देश है, इसकी राजधानी है हेलसिंकी और प्रधानमंत्री है सना मरीन। अब सना मरीन हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। और फिनलैंड की करेंसी है यूरो। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि हाल ही में गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया। किसे? गायत्री आई कुमार ब्रिटेन में भारत की अगली राजदूत बनी। CB जॉर्ज कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत बने। और प्रतिभा पारकर जी को अंगोला गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। और रवीश कुमार जी को फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सुशील कुमार सिंघल को। बी आंसर सही है हमारा। सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही बता दें कि हाल ही में पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जयदीप मजुमदार को ऑस्ट्रेलिया में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और P कुमारन को सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।
ये तो था हाल ही में जो नियुक्ति हुई। और सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और साथ ही बता दीजिए पापुआ न्यू गिनी है ओशियाना में देश है और इसकी राजधानी है पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और इसकी करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना। प्रधानमंत्री है जेम्स मार्पे। और कुछ नियुक्तियां हैं, राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्तियां हुई हैं जिनके डिटेल्स हमने अपने PDF में दे दिया है, आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था 4 जून के करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए 3 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। किस चक्रवाती तूफान का असर महाराष्ट्र, गुजरात और दमन द्वीप पर होगा? वह है निसर्ग। बागवानी फसलों के उत्पादन के संबंध में 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए। कुल बागवानी उत्पादन के कितने मिलियन टन रहने का अनुमान है? 320.48 मिलियन टन रहने का अनुमान है। किस राज्य ने अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? वह राज्य है दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव कब होंगे? 17 जून को। 125वें वार्षिक सत्र में चर्चा में रहे भारतीय उद्योग परिसंघ की विषय क्या है? ग्रेटिंग ग्रोथ बैक। किस कंपनी ने इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में ब्रिटेन में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा हासिल किया है? वह है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड कंपनी। हाल में किस समिति ने फिल्मी गतिविधियों से जुड़े संस्थानों में युक्तिकरण और व्यावसायिकता से संबंधित अपनी रिपोर्ट IT मंत्रालय को प्रस्तुत किया? है विमल जुल्का समिति ने। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? वह अमित पंघाल को नामित किया गया। और बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए किससे नामित किया गया है? लोलिना बोरगोहिन को नामित किया गया। और हाई कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वर्चुअल रियलिटी बॉक्स बनाया। इस बॉक्स का उपयोग क्या है? कोरोना संक्रमितों की पहचान। हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से हटाकर Baa3 कर दिया है? वह है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने घटा दिया है। ओके, और ब्रिटेन में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया। और लास्ट उसके बाद है कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं CB जॉर्ज। और लास्ट क्वेश्चन है KN लक्ष्मणन का निधन हो गया, वे एक राजनेता। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।